नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम डीसा के मॉड्यूल 3 की दो केस स्टडीज को आपके सामने लाए हैं, जो कि आईएसए 3.0 के अकॉर्डिंग अपडेटेड और लेटेस्ट हैं। आइए समझते हैं केस स्टडी में क्या क्या की कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं, किस तरह से केस स्टडी रिजोल्व करनी है और किस तरह से हम उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लैब मैनुअल केस स्टडी एक इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मॉड्यूल है। इंफॉर्मेशन 3.0 सिस्टम ऑडिट है। आईएसए आईएसए डीसा 3.0 ये लेटेस्ट कोर्स है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा है। इसमें हमने मॉड्यूल 3 की बात करेंगे, जिसमें मॉड्यूल 3 में दो केस स्टडी हमें दी गई है। केस स्टडी में मैंने इसी तरह पैटर्न बनाया। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की जो है दो दो केस स्टडीज हमने कंप्लीट की हैं। केस स्टडी नंबर 1 मॉड्यूल 3 की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समझिए, आइए कोशिश करेंगे क्या क्या की कंपोनेंट हमें दिए गए हैं। इजी कैश प्राइवेट लिमिटेड अ प्रीपेड कार्ड कंपनी develop a new MIS system in house. After implementation, user reported several issues. Mark कीजिएगा, users reported several issues such as requested software changes. Management observed that user were not actively involved during the system development. मार्क कीजिएगा, यूजर was not actively involved during the system development. And testing process was inadequate. टेस्टिंग प्रोसेस भी पूरे नहीं थे. During IS audit, several weaknesses were identified. The systems accepted and zero and negative transaction amount. तो मार्क कीजिएगा, सिस्टम एक्सेप्टेड जीरो एंड नेगेटिव ट्रांजैक्शन अमाउंट. ऑल यूजर्स कुड व्यू सेंसिटिव कस्टमर डाटा. सारे यूजर सेंसिटिव कस्टमर डाटा भी देख सकते हैं. डीबीए डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता है डाटाबेस टेबल. ऑपरेटिंग सिस्टम में पैचेस जो हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं. हार्डवेयर आउटडेटेड तरह का हमने यूज किया है. दिस केस वाज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एसडीएलसी, कोमा यूजर इन्वॉल्वमेंट. मार्क कीजिए एसडीएलसी की इंपॉर्टेंस, साथ में यूजर इन्वॉल्वमेंट. थर्ड आपका एप्लीकेशन कंट्रोल्स. फोर्थ आपका डाटाबेस सिक्योरिटी. फाइव आपका पैच मैनेजमेंट. एंड लास्टली आएगा प्रॉपर टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. तो दोस्तों, एसडीएलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंस्टीट्यूट का फेवरेट जो है, एग्जामिनर जो है इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछता है. तो इसके अंदर केस स्टडी हमने देखी. आइए इसके की कंपोनेंट्स देखेंगे, क्या क्या केस स्टडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं. सबसे पहली डिटेल दी है कि एमआईएस जो है इन हाउस वो डेवलप कर रहे हैं. सेकंड हमें दिया गया है यूजर्स वर नॉट एडिक्वेटली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट्स. थर्ड हमें आएगा टेस्टिंग वाज इनकम्प्लीट. फिर आएगा सिस्टम एक्सेप्ट तो किया है लेकिन वो इनवैलिड है, जो कि जीरो नेगेटिव अमाउंट से है. सेंसिटिव डाटाबेस इंफॉर्मेशन वाज एक्सेसिबल टू ऑल दी यूजर्स. अब सेंसिटिव डाटाबेस ऑथराइज यूजर्स के पास होना चाहिए, सारे यूजर्स उसको एक्सेस ना करें. डीबीए डायरेक्टली अपडेट कर रहा है अगर डाटाबेस टेबल्स को, तो ये भी हमारे लिए जो है पॉजिटिव साइन नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेस भी प्रॉपर इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पैचेस है वो एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल काम करते हैं, इसीलिए देयर शुड बी एजुकेटली इंस्टॉल्ड. Old hardware reduce system efficiency definitely, and agile methodology was followed. तो agile methodology follow करनी है, की हुई है इन्होंने. तो ये इन्होंने बहुत सारे इसके अंदर जो है इश्यूज हैं जो हमें देखने एक एक करके एमसीक्यूज की फॉर्म. तो दोस्तों, पहला एमसीक्यू हमसे पूछता है मैनेजमेंट वांट्स टू नो फ्रॉम द ऑडिटर, यानी हु ऑडिटर, आईएएस ऑडिटर. तो आईएएस ऑडिटर से मैनेजमेंट पूछना चाहता है, जानना चाहता है आईएएस ऑडिटर से अबाउट दिस रिसेंटली डेवलप्ड प्रोजेक्ट. तो जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया है, जो मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसमें जो वीकनेसेस हमने आपको इलेबोरेट की हैं, वो सारी वीकनेसेस के बारे में हम बताएंगे. द आईएएस ऑडिटर शुड इवेल्युएट विच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1, बिजनेस केस डॉक्यूमेंट. तो आईएएस ऑडिटर को दोस्तों ऐसी क्या एक्टिविटी इवेल्युएट करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, ताकि जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में मैनेजमेंट को सही से प्रॉपर्ली स्टडी करके बता सके. तो जो फीजिबिलिटी स्टडी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसके माध्यम से मैनेजमेंट ये जान पाएगा ऑडिटर के थ्रू कि ये रिसेंटली डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज में चैलेंजेस हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या जो है सेवरल इश्यूज हैं. That should be identified through the IS auditor on the basis of feasibility study document. Second question,
The management feeling that high level of user interaction and participation is required for system development. बिल्कुल होता है दोस्तों, अगर यूजर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सिस्टम डेवलपमेंट में, तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है अनअपडेटेड, अन यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर एक्सेप्टेंस के बिना बनता है, जो कि ठीक नहीं है. विल बी सेटिस्फाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजी. तो दोस्तों इसके अंदर जो है मेथडोलॉजी आएगी अपनी, तो इसका रहेगा दोस्तों प्रोटोटाइपिंग. क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक वो मॉडल है जिसमें यूजर्स की रिक्वायरमेंट को वन बाय वन जो है हम सेटिस्फाई करते हैं. प्रोटोटाइपिंग वो मॉडल है जिसमें एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता है. सबसे पहले एक रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, फिर यूजर्स को दिखाया जाता है. यूजर्स उसको रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, जो एनालिसिस और रिक्वायरमेंट यूजर से कलेक्ट हुई है उसके बेस पर एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है. फिर उसके बेस पर यूजर इसको एक्सेप्ट करता है. देन हम जो है फिर फाइनल स्टेज पर, फाइनली हम जो है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. तो दिस इज अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जहां पर रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर दिया जाता है फर्स्ट, और फिर यूजर से एक्सेप्टेंस करने के बाद, यूजर्स को इंटरेक्ट करने के बाद, यूजर्स को पार्टिसिपेशन देने के बाद, हम जो है फिर ओरिजिनल, जैसे ही ग्रीन सिग्नल यूजर की तरफ से आता है तो फिर हम ओरिजिनल मॉडल को रेडी करना शुरू कर देते हैं. Question number 3. System auditor has stated that user are able to view all column of the some important tables. तो सिस्टम में जो यूजर्स है वो सारी चीज देख सकता है इंपॉर्टेंट टेबल्स की. टू विच द आईटी डिपार्टमेंट क्लेम दैट ओनली, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट बोलता है कि ऑथराइज यूजर्स ही इसको मॉडिफाई करे, डाटा को व्यू करे, इंपॉर्टेंट मास्टर टेबल्स को. तो सिस्टम ऑडिटर क्या चीज इसमें देखेगा? तो दोस्तों सिस्टम ऑडिटर, जो आईएएस ऑडिटर है, वो देखिएगा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ब्रीच होने के चांसेस है. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी टेम्पर हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 4. डायरेक्ट बैक एंड डाटाबेस करेक्शन ऑफ डाटा बाय डीबीए पोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क. तो विच इज अ ग्रेटेस्ट कंसर्न. देखिए जब भी डीसा एग्जाम में आप बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट कंसर्न, मोस्ट प्रायोरिटी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाले वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है. तो विच इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न. ग्रेटेस्ट कंसर्न ये है जो मिस एप्रोप्रिएशन जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसको आप इनकार नहीं कर सकते. तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि बैकएंड से अगर वो चीजों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है डीबीए, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन बाय द डीबीए, एंड विच इज कैन नॉट बी रूल्ड आउट. Question number 5. Which of the following will help IT department in identifying issue due to lack of applying operating system patches? तो operating system patches को अप्लाई करने के लिए दोस्तों, पैचेस क्या होते हैं दोस्तों? दिस इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल मैकेनिज्म. प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है कि कहीं ना कहीं पैचेस को इंस्टॉल किए जाते हैं, प्रॉपरली इंस्टॉल हुए या नहीं हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आईटी डिपार्टमेंट के लिए. तो इसीलिए जो दोस्तों इसकी एक सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं, सर्वर टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं पैचेस को, सिमुलेशन फॉर्म में पैच करते हैं. यानी ओरिजिनल और आर्टिफिशियल एक वर्चुअल जो है एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है. सिमुलेशन टेस्टिंग के अंदर एक वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, एंड उसमें जो है टेस्टिंग पैचेस की करते हैं. तो दोस्तों ये था हमारी केस स्टडी नंबर 1 मॉड्यूल 3 की. आइए अब चलते हैं केस स्टडी नंबर 2 मॉड्यूल 3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड विच इज बेस्ड ऑन द टेस्टिंग. न्यू लाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, मार्क कीजिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, डेवलप प्रोजेक्ट फॉर क्लाइंट इन इंडिया एंड अब्रोड. आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मार्क कीजिएगा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिव्यू करता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई करता है सेवरल वीकनेसेस इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. क्या क्या जो है इसमें वीकनेसेस हैं, आइए देख लेते हैं. CIO ऑब्जर्व दैट द कंपनी कंडक्टिंग टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी. CIO ऑब्जर्व करता है कि कंपनी ने टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी की है, एंड रिलाइंग ऑन द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट. यानी हम ये बोल सकते हैं कि ओनली टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडीज वर बीइंग परफॉर्म्ड. जो अदर फीजिबिलिटी टेस्ट हैं वो कोई कुछ भी उन्होंने नहीं किया, यानी कंप्लीट फीजिबिलिटी स्टडी ओवरऑल जो है करनी है वो नहीं की है. CIO ऑब्जर्व दैट द कंपनी विदाउट परफॉर्मिंग अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट, मार्क कीजिएगा कि बिना इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इससे रिलेटेड है उसको बिना किए यूजर की एक्सेप्टेंस ले ली, और उसके बेस पे जो है टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी जो है उन्होंने की है. सच एज परफॉर्मेंस और स्ट्रेस टेस्टिंग जो है उन्होंने छोड़ दी. तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट उन्होंने जो है स्किप कर दिए हैं. ओनली टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडीज वाज
कंडक्टेड। फॉलोइंग वीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हैं कहीं ना कहीं। यूजिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड्स भी यूज किए गए हैं। अलाउइंग डेवलपर्स टू यूज पर्सनल लैपटॉप्स क्रिएटिंग सिक्योरिटी रिस्क। तो आइए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या की इंपॉर्टेंट्स है वो मैंने नीचे एलेबोरेट किए हैं, उसको जान लेते हैं एक बार। कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रोड। देखिए केस में दिया भी था, इंडिया और अब्रोड दोनों में ही कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को रेडी किया है। ओनली टेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडीज वर बीइंग परफॉर्म्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यानी परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो नहीं की है। उसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट वाज कंडक्टेड बट अदर टेस्टिंग वाज इनएडुकेट, यानी परफॉर्मेंस और स्ट्रेस जैसी टेस्टिंग यहाँ पर इनएडुकेट हो गई है। ओल्ड सिस्टम्स वर बीइंग री-engineered, project management practices needed improvements, software cost estimation method were outdated, AI-based projects required additional security, and developers used personal laptops BYOD, creating a security risk। बिल्कुल, जब BYOD होता है यानी bring your own device, तो अगर डेवलपर यूज करता है अपना BYOD तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो है एक सामने बनी रहती है। And the final is stress and performance testing are important and which was not conducted in that case। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज को जान लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आता है, which of the following testing will be done on to check by putting limit on the hard disk space availability और memory space availability। तो इसमें क्या होगा, जहां पर कौन सा चेक हम करते हैं, जहां पर हम स्पेस अवेलेबिलिटी और मेमोरी स्पेस अवेलेबिलिटी को देखते हैं, तो ये दोस्तों स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर होता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि कितना स्ट्रेस जो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है, तो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या है, तो स्पेस अवेलेबिलिटी क्या है, मेमोरी स्पेस अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो चीज जानने के लिए हम जो है एक स्ट्रेस टेस्टिंग को करते हैं। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एसडीएलसी फेज। तो एसडीएलसी फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस टेस्टिंग का करना। क्वेश्चन नंबर 2, द टेक्निक्स ऑफ रीवर्किंग ओल्ड सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डीसा एग्जाम में मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर बनता है कि रीवर्किंग ओल्ड सिस्टम इनटू न्यू सिस्टम इज नोन एज, तो दैट इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। और अब जब हम न्यू से ओल्ड सिस्टम की तरफ करते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following shall be checked to ensure availability of the technical and skill human resource required for developing acquisition and implementation of the required solution। तो इसको बोलेंगे हम दोस्तों रिसोर्स फिजिबिलिटी। रिसोर्स फिजिबिलिटी जब हमें स्किल्ड टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं उनके लिए स्टडी करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं, उनकी इंश्योर करते हैं कि वो टेक्निकल फीजिबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हम जानते हैं किसमें, रिसोर्स अवेलेबिलिटी में। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू ओवररन। मार्क कीजिए, इफ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू ओवररन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रिटिकली एग्जामिन। तो इसमें आएगा दोस्तों जहां पर एक्टिविटी दैट हैव जीरो स्लेक टाइम, तो जहां पर स्लेक टाइम जो है आपका जीरो होता है वहां पर हम प्रोजेक्ट को जो है इवेल्युएट करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। और देखिए एक आप गोल्डन रूल याद रख लीजिए, जो क्रिटिकल पाथ्स होती हैं, क्रिटिकल पाथ्स का जो सिलेक्ट टाइम होता है दैट ऑलवेज बी जीरो। तो जीरो सिलेक्ट टाइम होता है जहां पर क्रिटिकली एग्जामिन होता है, यानी क्रिटिकल एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ का जो टाइम होगा सिलेक्ट टाइम जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। ये अभी लेटेस्ट जो है इंस्टीट्यूट के एक ईटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेक्ट टाइम क्रिटिकल पाथ का क्या रहता है, दैट ऑलवेज बी जीरो। Which of the following is the most useful when the project manager is faced with the challenges and delivery on time and accept quality। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम टाइम से चीजें नहीं देंगे, अगर टाइम से सॉफ्टवेयर डेवलप करके यूजर्स को नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन लॉस है एंड वेरियस जो है अदर्स थ्रेट्स भी हमारे साथ लगे हो एसोसिएटेड होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूछा है जब मैनेजर फेस कर रहे हैं विद चैलेंज एंड डिलीवरिंग ऑन टाइम एंड विद एक्सेप्ट टेबल क्वालिटी, तो टाइम क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो असाइन कीजिए आप एक्सपर्ट रिसोर्सेज को टू कंप्लीट द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज। फिर आप वेट मत कीजिए, अपने रिसोर्स पर डिपेंड नहीं रहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एलोकेट एक्सपर्ट रिसोर्सेज टू द कंप्लीट क्रिटिकल पार्ट एक्टिविटीज ऑफ द
प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 3 की 2 केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझा है। ये केस स्टडीज दोनों ही एसडीएलसी चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। इसमें बहुत सारी टेस्टिंग्स, बहुत सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा है। और दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 4 की 2 केस स्टडी आपके लिए विद रेडीनेस तरीके से चीजें करके लाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और व्यू करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट और नए उद्देश्य के साथ।